बारे में बात कर रहे हैं तो खड़ियाई वाला कौन सा होगा दोस्तों हमारा, अपनी खड़ियाई वाला पूर्ण विराम। अगर विसर्ग जैसे लगाए दोस्तों तो अपूर्ण विराम या उपविराम कहा जाता है। अगर एक बिंदी के नीचे अगर कॉमा लगाए तो कौन सा होगा, अर्ध विराम होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगर सिर्फ कॉमा है तो क्या होगा, आपका अल्प विराम होगा। और व्यापक प्रयोग भी किसका होता है दोस्तों, अल्प विराम का होता है। उसके बाद करते हैं दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा प्रश्नबोधक होगा, प्रश्नबोधक चिन्ह उल्टी आई जैसा होगा, ठीक है। और बात करें योजक चिन्ह जैसे माता पिता दुख सुख, तो इसमें क्या छोटा होता है ये है ना, बीच में शब्दों के बीच में लगाया जाता है अर्थ को क्या दोस्तों, शब्दों को जोड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट बात करें दोस्तों अब हम प्रश्नबोधक हो गया। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट बात करें हम तो ये बात करने वाले हैं आपका क्या, प्रश्नबोधक हो गया, विस्मयबोधक हो गया। योजक चिन्ह के बारे में हमने देख लिया, योजक छोटा होता है। निर्देशक से अगर किसी कथन की स्पष्टता करनी है तो बड़ा होता है। विवरण चिन्ह दोस्तों दो बिंदु के साथ ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग के साथ एक क्या दोस्तों डैश है ना छोटा वाला, व्याख्या करते हैं किसी चीज के लिए तो विवरण चिन्ह बोला जाता है। लोप चिन्ह होता है जैसे डॉक्टर को हमें शॉर्ट में लिखना हो डॉक्टर है ना, तो ये वाला चिन्ह होता है, इसको जो है जीरो की तरह थोड़ा सा लिखा जाता है। और ये क्या होता है, किसी रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए दोस्तों क्या कर देते हैं इसको लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह कहा जाता है ना। और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमने बात की थी दोस्तों आपको क्या, अवतरण, एक अवतरण दोस्तों या अवतरण जिसको उद्धरण बोला जाता है। तो आपको याद रखना है पहले तो रिपीटेशन को अनुवर्ती के रोकने के लिए दोस्तों, अगर कोई शब्द जैसे राम खाता है राम जाता है तो राम राम को बार बार रोकने के लिए आपको इसका प्रयोग करोगे। तो राम राम को बार बार रोकने के लिए आपको पता है दोस्तों क्या करेंगे, इसका रिपीटेशन को बोला जाता है, इसको इसमें डबल कॉमा जैसा ऊपर लगा देते जाते हैं तो राम को हट जाता है, ठीक है। बताया भी था राम जाता है जैसे राम खाता है पढ़ता है। उसके बाद बात करें दोस्तों एकल चिन्ह, एकल अवतरण है उद्धरण चिन्ह, इसमें क्या होता है एक होगा इसलिए एकल कहा जाता है। और उद्धरण चिन्ह कहा जाता है कोई अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है ना। जैसे संज्ञा कहते हैं तो हम संज्ञा के ऊपर लगा सकते हैं। और डबल वाला होगा तो उद्धरण या जिसका हम दोस्तों डायरेक्ट में प्रयोग करते हैं ना वो यही है, ठीक है। उद्धरण किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए। फिर हम बात करें दोस्तों कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह को हम बात प्रयोग क्यों करते हैं कि शब्द का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग, कोष्टक तो होता है आप जानती हो, नाटक है किसी को परिचय देने के लिए। त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह की बात करें दोस्तों तो ये आपका त्रुटि चिन्ह होता है अगर कोई शब्द अपन से छूट गया है ना, या इसको हम त्रुटि चिन्ह बोला जाता है। स्मरण हंसपद, हंसपद क्यों दोस्तों, हंसी हो जाती है ना, कोई शब्द छूट जाए तो हंस रहा है तो ये क्या हंसपद और काकपद भी से ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट करें रेखांकन। रेखांकन की दोस्तों बात करें तो रेखांकन आप देखोगे तो रेखांकन आप क्या होता है, डैश बड़ी होती है ना, किसी शब्द के नीचे लगा देती है शब्द के अर्थ को केंद्रित करने के लिए, इस तरीके से है ना ये लगा होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या थे चिन्ह जिसके बारे में हमने देखा था। तो ये आपके क्या थे विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक है ना अपने आप में, जिसको है दोस्तों रीट में तो पूछा जाता है, बाकी जहाँ भी हिंदी है ना तो विराम चिन्ह को तो पूछा जाता है और एक अच्छा टॉपिक है। तो एक बार अच्छे से इसको समझाया हमने।